मी नो, और मैं हर स्लाइड के बाद आप लोगों से पूछूंगा कि आर देयर एनी व्यूज, या फिर आप कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट पार्ट। ओके, सो ऑनबोर्डिंग एम्प्लॉइज टू अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एसएमई। तो ये सारी टॉपिक्स हैं कि जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से ये डिस्कस करेंगे कि बेसिक रिसर्च क्या करनी है, क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके पास पता होने चाहिए आपको, कि ये पर्टिकुलर आपको टूल बनाना है, ये पर्टिकुलर टूल आपको परचेज करना है, आपके क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, तो इसके बेसिक्स में आप लोगों को बताऊंगा। देन द मेजर पार्ट जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी कैसे फॉर्मुलेट करनी है, क्या चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, थर्ड कि व्हाई वुड योर एम्प्लॉय यूज दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, यूज दैट सॉफ्टवेयर, तो आपको उसका बेनिफिट दिखाना है उसमें। सो वी विल सी व्हाट आर द वेज यू कैन पिच दोस बेनिफिट। फोर्थ पार्ट इज द मोस्ट क्रिटिकल, जो सेकंड का ही कंटिन्यूएशन होगा फोर्थ पार्ट, कि आपने जो फॉर्मुलेट करी है स्ट्रेटजी, उस पर आप ट्रेनिंग कैसे कराएं। एंड द फिफ्थ पार्ट इज कि आपका एक बार प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, आपकी ट्रेनिंग होगी, लोग स्टार्ट करना चालू कर दिए, नाउ व्हाट इज द काइंड ऑफ फीडबैक एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू हैव इन योर सॉफ्टवेयर, दैट विल इनेबल कि आप उसको हमेशा यूज करते रहें और उस पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रखें। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दिस होल वेबिनार इज बेस्ड ऑन चेंज मैनेजमेंट, कि चेंज मैनेजमेंट कैसे इंट्रोड्यूस करना ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या चीजें हैं जो चेंज मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन पे बहुत सारा डेटा दिख रहा होगा, आई वुड आस्क यू टू जस्ट इग्नोर इट, और आप लोगों का मैं फोकस है जो 7 आवर्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, कि हु रेज द चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है, किन्होंने, किनको ये सबसे ज्यादा चेंज इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले तो ये पॉइंट है, आप मैनेजमेंट को इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर आपका यूजर्स को इंपैक्ट पड़ेगा, आपके कस्टमर्स को इंपैक्ट पड़ेगा, यू शुड नो दिस। सेकंड इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट चेंज, कि क्यों आप ये चेंज करना चाहते हैं, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी सॉल्व फ्रॉम दैट चेंज। थर्ड इज आपका उसमें रिटर्न क्या वैल्यू आपका वो जनरेट करेगा। ओके, देन द रिस्क, क्या रिस्क एसोसिएटेड है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके एम्प्लॉइज दे आर नॉट रेडी टू यूज इट, या फिर आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका कुछ डेटा लॉस हो जा रहा है। सो दैट हैज द रिस्क दैट हैज टू बी incalculated before implementing that software. And the fifth point would be who is responsible. सबसे पहले तो this is one of the most important part in a change management, that who is responsible to create, test and implement the change. A particular team, a particular person, individual has to take the responsibility. क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास या वो पर्टिकुलर हार्डवेयर नहीं होता, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो पर्टिकुलर कंसल्टेंसी नहीं होती, ठीक है, या एक्सपर्टीज नहीं होती वो सारी चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने की। ठीक है, एंड देन द फोर्थ एंड द फाइनल पार्ट इज कि ये जो आपने ये सजेस्टेड जो अभी चेंज लेके आए हैं, और पुराने जो चेंजेस आपने अपने कंपनी में लेके आए, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट हैव चेंज्ड। तो हमेशा हमको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देन अगेन आप दोबारा जब इसको रीवैल्यूएट करेंगे कि आप कहाँ पे जाना चाहते थे, वेयर यू वेर एंड नाउ वेयर यू हैव रीच्ड, तो ये रिलेशनशिप वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। So this is the basics of change management. I would request, अगर आप this is one of the most important slide, आप अपना print screen कर सकते हैं अभी, and just take the note of this slide, क्योंकि ये आपको हमेशा, आप irrespective of आप एक नया प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं या एक नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं, आपको हमेशा ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत ही काम आएगी आप लोगों को, एंड every organization goes through it, be it big, small. Now coming to the part कि हाउ टू डू द बेसिक रिसर्च ऑन न्यू प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको एक ये जो ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हाउ डू पीपल परसीव अ न्यू सॉफ्टवेयर। तो देखिए, इनोवेटर्स जो होते हैं, मैं अगेन इसके बारे में बात करूंगा, जो इनोवेटर्स होते हैं और अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, उसमें एक चैंपियन आता है हमारा हमेशा, ठीक है, एंड ही इज द वन हु विल ड्राइव योर सॉफ्टवेयर अडॉप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजॉरिटी आप देख सकते हैं दे आर द लेट अडॉप्टर्स, क्योंकि और ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का फैक्टर है कि लोगों को नए टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है। तो आप ये ग्राफ हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हाट इज द बेसिक रिसर्च ऑन न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आप जो टूल देख रहे हैं वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, सबसे पहले दैट इज द फार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इज इट आपको कहीं पे एसेट मैनेजमेंट की रिक्वायर है, आपको कहीं पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, या फिर आपको आपको एचआरएमएस इंप्लीमेंट करना है, ठीक है।
तो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो टूल काफी है या फिर आपको कहीं पे इंटीग्रेट करना है, ये फिजिबिलिटी मिल रही है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेकंड, वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है आपकी, वो सेल्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या आपकी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो फर्स्ट एंड 2 पॉइंट्स आर प्रायोरिटी, कि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, कि व्हाट प्रॉब्लम इज इट सॉल्विंग एंड व्हाट वैल्यू डज द टूल गिव्स। सो फॉर एग्जांपल वी सॉल्व बेसिकली इन्वेंट्री और प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, बट व्हाट वैल्यू वी गिव, हमारे जो वैल्यू होती है, जो ट्रांजैक्ट में जो हम वैल्यू जनरेट करते हैं, वो की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हम बहुत इजी करते हैं सो दैट वो कन्वीनियंट हो। सेकेंडली, व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, सो हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम बेसिकली इन्वेंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और एक बिजनेस इंटेलिजेंस भी रहता है जो एज अ वैल्यू जनरेशन रहता है उसमें, ठीक है, दैट इज द वैल्यू वी जनरेट, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्ट। तो आपको सिमिलरली इवेल्युएट करना है। ओके, ये आपकी मेन प्रायोरिटी है। अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, द मोमेंट यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट अ न्यू सॉफ्टवेयर इन द कंपनी, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। इज इट योर मेन प्रायोरिटी और नॉट, ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देते हैं, सो देयर यू नो विजन में चेंज हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि और क्या कंपटीशन है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको ये हमेशा पता रखना है कि क्या टूल्स और अवेलेबल है मार्केट में, rather than fixating on one tool, maybe there's a chance कि आप वो प्रॉब्लम किसी और टूल से सॉल्व कर सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट आपका कहीं पे ज्यादा हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट वुड द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये तो जब आपने टूल फाइनलाइज कर लिया है, आपकी प्रायोरिटी आपने अलाइन कर ली है, सारा कंपटीशन देख लिया, तो ये जो आपके सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे कि हाउ डज इम्प्लीमेंटेशन में क्या जरूरत है। मे बी आपको सर्वर बैठाना पड़े, वो क्लाउड बेस्ड है तो आपको इंटरनेट बैंडविड्थ देखनी पड़े, मे बी आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए आपको अपना स्केड्यूल क्लियर करना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक रिसर्च दैट यू शुड डू। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, फॉर्मुलेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, मेक यूज ऑफ द फ्री ट्रायल पीरियड एंड टेस्ट इट योरसेल्फ। आई मीन, ये हर जगह बोला जाता है कि यू हैव टू ट्राई इट बिफोर यू बाय इट। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द फॉर्मुलेशन, सो सबसे पहले आप टाइमलाइन करिए। हम क्या करते हैं, वी ट्राई, जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं या मैं पर्सनली इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ, तो हम एक फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन रखते हैं, सो दैट उसमें हमारे शॉर्ट टर्म गोल रहते हैं जो हम धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अचीव करते जाते हैं धीरे धीरे। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म गोल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं कोई ईआरपी इंप्लीमेंट करता हूँ इन केस, तो मुझे पहले ऐसा सॉर्ट रखना पड़ेगा कि पहले मंथ में मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएशन शिफ्ट हो जाए इसमें सिर्फ, दूसरे मंथ में मेरी इन्वेंट्री सॉर्ट हो, तीसरे मंथ में मैं इस 2 महीने की रिपोर्ट एसेस करूंगा। सो दिस इज हाउ यू सेट अ टाइमलाइन। ओके, एंड देन अगेन उसी टाइमलाइन के हिसाब से आपका डिप्लॉयमेंट जाता है, जहां पे आप ये ध्यान रखते हैं कि वो आपका फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी। देन ट्रेनिंग के लिए, जैसे हम हमेशा अपने यूजर्स को ये बोलते हैं कि आपको सेल्स की ट्रेनिंग अगर करेंगे, हम ग्रुप के हिसाब से करेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंदर, या आप ये चीज देखते हैं, एक प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती हैं। मे बी वो फंक्शनैलिटीज सबको जरूरी ना हो, वो फंक्शनैलिटीज किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए केटर करे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप को ये पता चले कि प्रोडक्ट में कैसे काम करना है, और बाकी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सबको देने का कोई फायदा नहीं होता है हमेशा। तो आपको एक छोटा छोटा सेगमेंट रखना है। ये सेगमेंटेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि उनका काम अगर कॉमन है तो यू कैन हैव देम ट्रेन, आप अपने एचओडीज को ट्रेनिंग करा सकते हैं, ठीक है। फाइनली, एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स, जैसे ही आप अपने डिप्लॉयमेंट के तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, वहां पे आपको ये देखना है कि टीम अडेप्ट कर रही है कि नहीं फाइनली, एंड यू हैव टू सेट दैट कि ये अगर पर्टिकुलर हम कुछ क्राइटेरिया, अगर ये टिक मार्क होता है पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज, अगर हमारा टिक मार्क होता है, तो यू हैव टू रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज द एफर्ट। क्योंकि ये छोटे छोटे अगर आप उनको रिवॉर्ड या रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम रखेंगे कि दिस विल, अगर आप यहाँ पे पहुंचे तो आपका ये काम इतना इजी हो जाएगा, आप 1 घंटे, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था कि हमने एक कॉस्ट बेनिफिट वाला एक प्रोग्राम चालू किया था, जहाँ पे कि अगर आप अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन 1 महीने के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो हम पर्सनली फ्रॉम ट्रांजैक्ट वी वुड टेंड टू रिफंड द
सम अमाउंट, मंथली जो अमाउंट है, या फिर आप हमको शुरू में ही इनिशियली डेटा दे देते हैं सारा का सारा, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में इजी पड़े, तो वी वुड रिफंड सम अमाउंट। सो दिस इज द रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। और ये लंबे लॉन्ग टर्म में आप ये बोल रहे होंगे कि रिफंड करना पड़ेगा तो फिर प्रॉफिट क्या होगा। सो पॉइंट इज, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, जितनी चीजें सॉर्ट होती हैं आपकी, जो आरओआई आपका लंबे टर्म में आता है, दैट इज उसके कंपैरिजन में छोटी छोटी बहुत ही स्मॉल अमाउंट टू पे है। Now pitching the benefit of new product. Why would a employee use a product? सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो क्यों अपना काम छोड़ के अपने दिन भर का काम, क्योंकि जब भी ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चलेगा, दे वुड बी डूइंग देयर वर्क एंड देन दे वुड बी साइड बाय साइड टेकिंग द ट्रेनिंग्स और सारी चीजें करते रहेंगे, तो ये डबल काम क्यों करें, व्हाई? सो सबसे पहले यू नीड टू ले आउट द विजन कि ये विजन है, वी वांट टू गो देयर। सो फॉर एग्जांपल, ये दिक्कत आती है हमारे साथ, हमने देखा है कि वी आर अ क्लाउड बेस्ड सिस्टम, और लोग यूजुअली अभी टैली में, बिकॉज टैली हैज बीन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 20 years फॉर एग्जांपल, सो वो टैली की ट्रेनिंग लेके आए, व्हाई दे वुड लाइक टू शिफ्ट टू अ क्लाउड बेस्ड सिस्टम। तो अब उनको बताना पड़ेगा, अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम पे भी ये एक चीजें फंक्शनैलिटी निकल के आई है कि आप कहीं भी रह के अपनी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा विजन जो आपको एज एन मैनेजमेंट आपको अपनी टीम के साथ शेयर करना पड़ेगा कि व्हाई आर वी इम्प्लीमेंटिंग, ये पैसा, ये टाइम, ये एफर्ट सबका क्यों लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, जब आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, दिस इज अगेन द इनसाइड सेल्स करनी पड़ेगी आपको अपनी टीम में। सबसे पहले तो आपको इतने इजी आपको एम्प्लॉइज को बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज, दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर डिप्लॉयमेंट, ऐसे जाएगा ये आगे, ठीक है। आप लोगों को धीरे धीरे अपना काम पूरा छोड़ के यहाँ पे नहीं आना है, आप लोगों को फेज वाइज आना है। आप लोगों का काम क्या कम होगा। सो ये हमने एक सर्वे किया था कि रिडक्शन इन द डेली वर्क एंड कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसैक्ट लगाते हैं तो कितने परसेंट मेल उनके कम होते हैं, कितने परसेंट उनका वर्बल कम्युनिकेशन रिड्यूस होता है, एक्सेल पे काम कितना कम होता है, और बाकी मिसलिनियस चीजें, ठीक है। सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू देम। और ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, बाकी एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, बाकी सेक्टर के लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज से हैं तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आपके क्लाउड बेस्ड जो सिस्टम्स रहते हैं वो आपको कैसे प्राइस हाइडिंग में हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपकी कैसी डॉक्यूमेंट शेयरिंग चल रही है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी उनको, ट्रेंड्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और एक हार्वर्ड गार्डनर है जिनके मैं आपको 7 लर्निंग स्टाइल समझाना चाहता हूँ। ही इज अ वेरी वेल लर्नेड साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड दिस हैज बीन टॉट बाय एचआरस और उनके मैनेजमेंट्स में, कि ये आपके लर्नर्स यही 7 कैटेगरी में हमेशा डिवाइडेड होते हैं, और इन 7 कैटेगरीज के हिसाब से ही आपको वो इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है। तो ये आपका जो वेंडर है जो आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं इसमें, कि ये आपको आपके लर्नर्स आइडेंटिफाई करने में। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स हैं, कुछ विजुअल्स होते हैं जिनको इमेजेस और पिक्चर से अच्छा लगता है, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में रहता है, किनको फायदा होता है ई बुक से फायदा होता है, ठीक है। किनको मैनुअल्स होते हैं या क्विजेस या प्रेजेंटेशन, दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस। कुछ लोग काइनेस्थेटिक होते हैं कि उनको सिमुलेशंस वॉक थ्रूज देने पड़ते हैं। वॉक थ्रूज अगर मैं बात करूं तो एक सिस्टम में ही बॉट इम्प्लीमेंटेड होता है जो आपको बताता रहता है कि क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन हियर। स्पेशल इनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। लॉजिकल लर्नर्स होते हैं, तो इनका क्या होता है, इनको आप एक एनालिटिकल अप्रोच लेना पड़ता है हमें, कि मल्टी स्टेप वॉक थ्रूज रखने पड़ते हैं, ग्राफ रखने पड़ते हैं, कि ओके फर्स्ट दे वांट टू सी द बेनिफिट्स इन नंबर, कि ओके मेरे को 90% प्रॉफिट होगा इससे, तो दिस इज द वे। इंटरैक्टिव लर्नर्स का एक फायदा होता है कि करंट आप उनका जो अभी का काम उठा के इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट करें, सो दैट कि उनको ये पता चले कि अभी के काम में और बाकी के काम में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। टीम बेस्ड एक्टिविटीज हो गई। अगर आप, मैं स्पेसिफिकली ट्रांसैक्ट की बात करूं तो व्हाट वी वुड डू इज, हम सेल्स वालों से डॉक्यूमेंटेशन चालू करवाते थे, सो दैट प्रोडक्शन वालों के लिए ऑटोमेटिकली ये तैयार हो जाए, जो मेक टू स्टॉक रहे ये तैयार हो जाए कि उनको क्या क्या प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये इंटरैक्टिव लर्नर्स हुए। नाउ सॉलिटरी लर्नर्स, दे विल लाइक टू हैव अ यूट्यूब वीडियो, वो अपना अलग से देखना चाहेंगे सारी चीजें, वो टीम के साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। तो these are the 7 लर्निंग स्टाइल्स। नॉट नेसेसरी कि आपके आपके जो यूजर्स होंगे सारे सातों के सातों कैटेगरी सेटिस्फाई करें, मे बी आपका विजुअल या फिर इंटरैक्टिव लर्नर्स में ही यूजुअली हमारी कैटेगरी फॉल करती है,
सो यहाँ पे आपको आपका जो वेंडर रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस दिस विद हिम कि व्हाट इज योर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, हाउ आर यू गोइंग टू टीच माय एम्प्लॉइज, और ये आपको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा. नाउ फीडबैक एंड सपोर्ट. आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो गया है, नाउ आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द चैंपियन. ये चैंपियन आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हमेशा एज अ मैनेजमेंट नहीं देख सकते हैं सारी चीजें. तो एक जो पर्टिकुलर आदमी रहेगा, ही विल ड्राइव ऑल दोज नेसेसरी इनपुट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ सॉफ्टवेयर. तो वो चैंपियन आपको निकालना पड़ेगा. वही आपके वेंडर्स के साथ डील करेगा, वही आपके एम्प्लॉइज के साथ डील करेगा. तो इनिशियली जो आप इनसाइड सेल्स कर रहे थे ना, चैंपियन आपके कंपनी में थ्रू आउट द टाइम आपको आपके टीम मेंबर के साथ और आपके साथ कम्युनिकेट करके आपको ये बताता रहेगा कि कहाँ शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है. ये सारी चीजें वो आपको बताता रहेगा. नाउ सेकंड, उन एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करना बहुत जरूरी है. और रिवॉर्ड से ये मतलब नहीं है कि उनको कैश आप प्रोवाइड करें. जस्ट अ सिंपल रिकॉग्निशन वुड आल्सो गिव देम कि दीज आर द एम्प्लॉइज. हमेशा हमने देखा है कि हिस्टोरिकली दीज एम्प्लॉइज always tend to, they are very excited about any new change. So you have to reward them, you have to recognize them every time you make a new change. So these employees will be majorly, responsible for implementing that change. फिर मैंने आपको बताया था कि फेस वाइज हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए. तो फेस वाइज स्ट्रेटजी होगी तो आपको हमेशा ये बताना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को कि आपका जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अभी खत्म हो गया है, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन इन्वेंट्री. तो आपको ये बताना चाहिए कि 30 दिन में हमने डिसाइड किया था ये एक्स गोल पे पहुंचने के लिए, और हम 30 दिन में ये एक्स गोल पे पहुंच गए हैं. So this is very important. Your small word of appreciation can, lead to a very huge amount. Now, the fourth point is support staff. हमारे यहाँ we have a dedicated support team, to सॉल्व द क्वेरी. और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके एम्प्लॉइज की क्वेरीज नहीं सॉल्व हो रही हैं एंड दे आर स्टक, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इफ दे आर स्टक एनीवेयर एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो वो यू आर टेंड कि ये हमने हिस्टोरिकली देखा है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद 2 या 3 महीने में आपका वो स्विच कर देते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सपोर्ट स्टाफ होना जरूरी है. और उसके बाद आपको द लास्ट टर्म इज, ये तो आप लोग यूजुअली करेंगे कि अपने यूजर्स और टीम के साथ आप लोग इंडिविजुअल सेशन लें, सो दैट यू नो द बेनिफिट्स एंड द शॉर्टकमिंग्स. जो भी दिक्कतें हैं वो आप म्यूचुअली डिस्कस करें. सो दिस वाज इट. सो नाउ वी कम टू द कंक्लूजन. सो नाउ यू सी दिस, एक मैंने नीचे आप एक डायग्राम देख रहे हैं मेरा. सो यू कैन सी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको चार्ज लेना जरूरी है सॉफ्टवेयर का. इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम द बिगनिंग, sell the benefit of the new software, make transition fast, and listen to the feedback and provide support. So मैंने भी यही लिखा है कि re-strategize और re-engineer to enjoy lower cost, higher growth and a greater ROI. There is no specific way to implement a software, to implement a product, or to implement any management style. आपको हमेशा you have to break the wheel. That is what is important. You have to re-engineering everything. तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक टर्म यूज करते हैं मैनेजमेंट में, तो वो आपको करना पड़ेगा. ठीक है, आपको सबसे पहले यू कैन नॉट बाय अ सॉफ्टवेयर एंड नॉट नो व्हाट टू डू विद इट. आपके साथ में ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए. एंड देन फाइंड अ वेंडर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको आपके ऐसा वेंडर आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस अगर एक बार खराब हो गया, देन देयर इज नो गोइंग बैक. यू विल बी वेरी स्केप्टिक. एंड देन इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम द बिगिनिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपके यूजर्स को हमें आप वन फाइन डे आके उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज द सॉफ्टवेयर एंड नाउ यू हैव टू यूज इट. दिस हैज टू बी, दे हैव टू बी इन्वॉल्वड, शेयर योर विजन विद देम. एंड देन द फास्ट ट्रांजिशन, कि आप 4 महीने तक अगर आप ट्रांजिशन ही नहीं कर पा रहे हैं, सो ये दिक्कत होगी. जहां पे आपको मैंने ये बताया था कि आपके छोटे छोटे गोल्स डिफाइन होने चाहिए, तो उनको ये पता लगना चाहिए कि ट्रांजिशन हो रहा है. एंड देन अपडेट एंड ऑप्टिमाइज, आइट्रेट ऑन व्हाट एल्स कैन बी डन. कुछ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहीं और आप इसको यूज कर सकते हैं. आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सॉल्व हो गया, नाउ लेट्स फोकस ऑन अदर. अपडेट एंड ऑप्टिमाइज, दिस इज द जापानीज टर्म ऑफ, आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना रहता है. सो दिस वाज इट. सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, और यू वांट मी टू रिपीट, और यू वांट मी टू शेयर एनी एक्सपीरियंस, तो आप मुझे बता सकते हैं. Shabib, is there any query?
Not yet. Okay. So I know this is a very open topic. यहाँ पे आपको queries होंगी, so आप बाद में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? हमारी YouTube वीडियो में भी देख सकते हैं आप। ये सारा का सारा मैं अपने YouTube चैनल में जो मैंने आपके साथ इनिशियली लिंक शेयर करी थी, और ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी, इफ यू वांट टू रीच आउट टू एनी क्वेरीज, आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं. So if you have any query, do let us know. Thank you for coming. So we'll be ending the session.